स्वागत है दोस्तों आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। और आज एक और पार्सल रिसीव्ड हुआ है। इसके अंदर एक बोर्ड रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। तो चलिए इस बॉक्स को अनपैक करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। दोस्तों बॉक्स को काफ़ी सलीके से पैक किया गया है और इसके अंदर से बोर्ड भी बाहर आ गया है। तो इस बोर्ड में देखते हैं क्या है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने क्लास डी 900 वाट का एक बोर्ड रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। इसमें एक्साइटमेंट इस तरीके से करना पड़ रहा है क्योंकि ये वीडियो एक बार पहले भी हो चुका है क्लास डी 900 पर, उसका रिपेयरिंग वीडियो। इसलिए दोबारा जब वीडियो आते हैं तो उसको कुछ रिमिक्स बनाना पड़ता है। तो आज हम रिमिक्स बनाने वाले, हो सकता है कुछ इसमें अलग टाइप का फॉल्ट मिल जाए। तो देखते हैं रिपीटेटिव फॉल्ट है या कुछ अलग फॉल्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बोर्ड को देखकर। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका फिजिकल डैमेज तो नहीं है। जो भी बोर्ड भेजता है भाई अच्छे से पैकिंग करके भेजे जैसे इन्होंने भेजा है। तो देखिए इसका फिजिकल डैमेज बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया कंडीशन में रिसीव्ड हुआ है। और अगर फिजिकल डैमेज हो जाए तो आई कांट डू एनीथिंग। दोस्तों इन दिनों मैं देख रहा हूँ क्लास ए बी एम्पलीफायर के मुकाबले क्लास डी एम्पलीफायर के बोर्ड ही सबसे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। इसका कारण ये हो सकता है फेक मॉसफेट ड्राइवर आईसी या फिर फेक मॉसफेट। लेकिन इस बोर्ड को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई फेक कंपोनेंट लगा हुआ है। इसमें लगे हुए सारे कंपोनेंट अच्छी क्वालिटी के हैं। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि कस्टमर इसको हो सकता है काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज पर पावर सप्लाई अप्लाई कर रहा हो। इसका मैक्स डीसी ऑपरेटिंग वोल्टेज 70 वोल्ट है। तो अगर हो सकता है 70 वोल्ट डीसी को क्रॉस कर रहा हो तो इस वजह से इसमें इस टाइप की समस्याएं आ रही हो। इस बोर्ड को पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के थोड़ी ही देर बाद इसमें प्यारी सी खुशबू आने लगी और ध्यान से देखा तो यहाँ मॉसफेट के नीचे साइड से आपको स्मोक देखने को मिल रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट हो रखा है जो कि सीरीज में सप्लाई देने के बावजूद भी स्मोक जनरेट कर रहा है। तो चलिए इसको हीट सिंक से सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। दरअसल दोस्तों क्लास डी इस टाइप के बोर्ड काफ़ी पावरफुल होते हैं और 4 ओहम के ऊपर इनका आउटपुट पावर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जिन्हें प्रोफेशनल ऑडियो में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इनका रिपेयरिंग भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्लास ए बी के मुकाबले। क्लास ए बी के मुकाबले इनका रिपेयरिंग जो है आसान है, हालांकि कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा कभी कभी हो जाती है। तो दोस्तों हीट सिंक से बाहर निकालने के बाद हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक मॉसफेट फ्लैश ओवर हो चुका है। उसका सिंबल्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक स्पॉट्स हीट सिंक के ऊपर है। और दोस्तों इस टाइप के सेमीकंडक्टर डिवाइस को जब भी हीट सिंक पर लगाया जाता है, अगर इस टाइप का थर्मल पेस्ट अप्लाई कर दिया जाए तो उनका हीट ट्रांसफ़र जो परफॉर्मेंस है और भी बेहतर हो जाता है। और दोस्तों आपको सलाह दी जाती है कि जब भी आप इस टाइप के हीट सिंक कंपाउंड के साथ आप इसको हैंडल करते हैं तो प्रॉपर तरीके से अपना हाथ अच्छी तरीके से धो लीजिए, क्योंकि इस टाइप के कंपाउंड में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाएं तो वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इस मॉसफेट से स्मोक निकल चुका है, ये ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका होगा। तो इसको हम इसका पिन कट करके इसको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस पिन कट कर लेने से जो पीसीबी के जो डैमेज होने का चांस है वो काफ़ी कम हो जाता है सोल्डरिंग डीसोल्डरिंग के दौरान। और यहाँ पर देखिए इस मॉसफेट के बर्न होने के दौरान पीसीबी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ब्लैक स्पॉट आ गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ था और यहाँ पर एक काला धब्बा बन चुका है, यानी कि पीसीबी जल चुकी है। अब यहाँ पर हम देखिए दूसरा मॉसफेट इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा मॉसफेट को चेक कर लेते हैं, अगर ये ओके होगा तो। लेकिन ये भी देखिए कंटिन्यूटी बता रहा है। देखिए यहाँ पर हमें बीप सुनाई दे रहा है और मल्टीमीटर की स्क्रीन पर आपको 0 ओम रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी मॉसफेट शॉर्ट हो चुका है। हमें इसे भी बाहर निकालना होगा। तो इसको बाहर निकालने के लिए सिंपल है, ये तो ख़राब है तो ऑलरेडी इसका पिन कट कर लेते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों पीसीबी क्लीन करने के लिए बहुत सारे क्लीनर्स आते हैं, लेकिन आप इस टाइप के एक जो मेलामाइन थिनर्स इस टाइप के जो हार्ड थिनर होते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें इस टाइप के थिनर काफ़ी विषैले होते हैं और इनको हैंडल करते समय काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। तो देखिए इसका इस्तेमाल करते हम ये ब्लैक स्पॉट को रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ब्लैक स्पॉट रिमूव होना शुरू हो गया, मतलब जो कार्बन है इस थिनर में आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, एक कपड़े से इसको अच्छी तरीके से हम पोंछ लेंगे। तो इस तरीके से जो ब्लैक स्पॉट है वो काफ़ी हद तक क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्पॉट क्लीन हो चुका है और जो कॉपर ट्रैक है जो
उस तरीके से जलने से जो कॉपर ट्रैक उठी हुई है हम उसे भी स्मूथ कर लेंगे। दोस्तों इस टाइप की पीसीबी मटेरियल फाइबर ग्लास होता है और जब भी इसमें कभी फायर हो जाता है तो यहाँ पर आसपास कार्बन जो है बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है और कई बार सप्लाई देने से इस कार्बन के थ्रू ही सप्लाई फ्लो होने लगती है, यानी कि यहाँ का इंसुलेशन लेवल काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जितना भी ब्लैक स्पॉट है उसे हमें रिमूव कर देना चाहिए। अब हम इस बोर्ड को पावर सप्लाई से जोड़ देंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसमें सीरीज़ लैंप कितना ग्लो होता है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होगा तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे और सीरीज़ लैंप फुल ग्लो करेगा। फिलहाल हमने शॉर्ट सर्किट वाले मॉसफेट को तो बाहर निकाल दिया है। अब देखते हैं इसमें क्या समस्याएं आती हैं। तो दोस्तों पावर सप्लाई से जोड़ दिया है, स्विच ऑन है। तो यहाँ पर एलईडी जल नहीं रहा है बट यहाँ कुछ स्मोक जनरेट हो रहा है। देखिए बैक साइड में यहाँ पर अभी भी करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो कार्बन डिपॉजिट हो गया है ये कंडक्टिव पाथ बन गया है इस पीसीबी पर। तो ये कार्बन डिपॉजिट को हमें पूरी तरीके से निकालना होगा, वरना इसी तरीके से करंट फ्लो होगा और ये पीसीबी जलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों अगर हम इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे तो ये धीरे धीरे जलते जलते ये पूरी पीसीबी जलकर राख हो जाएगी, क्योंकि ये आगे धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों इस टाइप के पीसीबी फायर के जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम कोई सुपर ग्लू लगा दें, जस्ट लाइक फेविक्विक, या फिर कोई इपॉक्सी मटेरियल लगा देते हैं जैसे एरलडाइट वगैरह, तो शायद काम बन जाए। तो दोस्तों सुपर ग्लू अप्लाई करने के बाद इसे हम ड्राई होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर से पावर सप्लाई से जोड़कर इसे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन दोस्तों इस टाइप का ट्रीटमेंट देने के बाद भी कोई बात नहीं बनी, सेम वैसे ही करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इतना पार्ट को इस पीसीबी से बाहर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ इस टाइप के सेम प्रॉब्लम फिर से अगर आ जाता है तो ये बना बनाया बोर्ड फिर से ख़राब हो जाएगा। तो हम इस पार्ट को रिमूव करने के लिए ड्रिलिंग करते हुए इस पार्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ब्लैक स्पॉट हमने निकाल दिया है। अब हम इस बोर्ड को फिर से पावर सप्लाई देकर देखते हैं कि इस टाइप का कोई फ्लैश ओवर तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमने जब ब्लैक स्पॉट को निकाल दिया है तो हमें कोई अब रेड हॉट स्पॉट नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यानी कि ये ठीक है। तो देखिए आउटपुट में कुछ वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पर प्लस सप्लाई होगा और दूसरे साइड में माइनस सप्लाई होगा। तो देखिए माइनस सप्लाई है यहाँ पर -32 वोल्ट और प्लस सप्लाई अगर मेज़र करते हैं तो यहाँ है 35 वोल्ट। तो सप्लाई वोल्टेज तो लगभग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइड थोड़ा कम क्यों है, क्योंकि ये बायस सेक्शन माइनस साइड से जुड़ा होता है। तो देखिए अगर ग्राउंड के रेफरेंस में इसका बायस वोल्टेज मेज़र करते हैं तो हमें 20 वोल्ट के करीब मिल रहा है। एक्चुअली ये वोल्टेज फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि इनपुट सप्लाई बदलते ही ये वोल्टेज बदलेगा। इसीलिए बायस वोल्टेज हमेशा माइनस से रेफरेंस लेकर, जैसे जिसमें -70 वोल्ट की लाइन है, यहाँ पर देखिए -70 वोल्ट की लाइन है, इसे हमें जो है ग्राउंड समझना है जब बायस वोल्टेज मेज़र करते हैं। तो ग्राउंड का पिन यहाँ लगाना है, यानी कि मल्टीमीटर का निगेटिव पिन, और जो बायस ट्रांजिस्टर है उसके बेस पर आपको बायस वोल्टेज मिलेगा और उसके एमीटर से वही वोल्टेज आउटपुट में मिलेगा। तो देखिए जो बायस ट्रांजिस्टर है यहाँ एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा होता है और इसके एमीटर पर हमें 12 वोल्ट के करीब आउटपुट मिलता है, जो कि मॉसफेट ड्राइवर आईसी को चलाता है। तो देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट ठीक ठाक मिल रहा है, मतलब बायस सेक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। दोस्तों इसके इनपुट में एक 5534 ये आईसी लगी हुई है। इस आईसी को ±12 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो देखिए यहाँ पर +5.6 एंड -5.6 लगा हुआ है, मतलब ये वोल्टेज आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है 12 वोल्ट के बजाय 5.6 वोल्ट के झीनर यूज़ किए। ये 2 झीनर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दोस्तों ये वोल्टेज मिलने का मतलब ये है कि हमारी इनपुट आईसी ठीक ठाक काम कर रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए मॉसफेट ड्राइवर आईसी के ऊपर आपको एक डॉट दिखाई दे रहा है, यानी कि इस आईसी में मॉसफेट के जल जाने की वजह से हाई वोल्टेज इस आईसी में इंसर्ट हो गया गेट पिन पर। इस वजह से ये आईसी भी ख़राब हो चुकी है। तो हमें इस आईसी को बाहर निकाल देना होगा। तो देखिए हम इस आईसी को बाहर निकाल देते हैं। हालांकि ये आईसी बेस पर लगी है, इस वजह से इसको बाहर निकालने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पर फ्लैश ओवर होने की वजह से देखिए जो आईसी का बेस है ये भी काफ़ी हद तक डैमेज हुआ है। तो हमें इस बेस को भी बदल देना होगा।
दोस्तों यहाँ पर मॉसफेट ड्राइवर आईसी बदलने के बाद हमें इन्वर्ट आईसी को भी बदल देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ी हुई होती है और जब भी हाई वोल्टेज मॉसफेट के जरिए शॉर्ट होने से इधर अप्लाई होता है तो हो सकता है ये भी आईसी ख़राब हो जाए। तो दोस्तों इस बोर्ड को रिपेयर करने के लिए ये आईसी फ़िलहाल अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो अभी आईसी आने में थोड़ा समय लग जाएगा। तो ये वीडियो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप कमेंट करिए इसके बाद का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मैं उसे भी आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।